दीवालों पर गोलियों के निशान, आपके टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा ये कुआं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि बात हम कहाँ की और किस घटना की करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात जलियांवाला बाग नरसंहार की करेंगे, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है। हम बात उन अंग्रेज़ों की करेंगे जिनके जोर जुल्म से भारत माँ के सपूतों को असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ा था। हम बात उन अंग्रेज़ों की करेंगे जो अपने आप को दुनिया का सबसे सभ्य मुल्क कहते हैं, लेकिन उनके दामन पर खून के धब्बे अभी भी लगे हुए हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी करतूत के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन बात जब जलियांवाला बाग कांड की होती है तो वो दाएं बाएं होकर निकल जाते हैं। हम अपनी इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि ब्रिटेन की सरकार को माफ़ी मांगने में परेशानी क्या है, लेकिन 105 साल पहले अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या कुछ हुआ था, उसे भी जानने की ज़रूरत है। 105 साल पहले हमारे मुल्क यानी भारत पर शासन अंग्रेजों का था। वही अंग्रेज जिनके शासन में सूरज कभी डूबता नहीं था, लेकिन सूरज न डूबने के पीछे के सच से अब हर कोई वाकिफ है। देश के अलग अलग इलाकों की तरह पंजाब भी अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन था। देश में क्रांति की अलख जगाने वालों का पंजाब से गहरा नाता रहा है। यह बात अंग्रेजों को चुभती थी। क्रांतिकारियों पर जुल्म सितम के लिए कुख्यात अंग्रेजी हुकूमत को लगने लगा था कि अब नियमों को और कड़ा बनाना होगा। दिल्ली में बैठे वायसराय को उनके सिपहसालारों ने कहा कि अब ऐसे कानून की ज़रूरत है जिसमें बिना वारंट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम करने वालों की गिरफ्तारी हो सके, और इसके लिए रौलट एक्ट लाया गया, जिसे भारत के क्रांतिकारियों ने बिना अपील बिना दलील सजा देने वाला करार दिया। आखिर बिल में भी कुछ वैसा ही था। अंग्रेजी पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। भारत के दूसरे हिस्सों की तरह पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के शहर में भी विरोध हो रहा था। तात्कालिक तौर पर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों में गुस्सा था। 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी का वो दिन था। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। यह बात जब अंग्रेजों को पता चली तो ब्रिटिश आर्मी के अधिकारी जनरल डायर को मौके पर भेजा गया। जनरल डायर मौके पर पहुंचा, लोगों को देखा और बिना चेतावनी देते हुए गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मरने वालों में बूढ़े, बच्चे और महिलाएं शामिल थीं। गोलियों के चलते ही भगदड़ मची। जलियांवाला बाग से निकलने के लिए सिर्फ एक सकरा रास्ता था। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े। कहा जाता है कि गोलियों की आवाज़ तभी थमी जब जनरल डायर के सिपाहियों के पास गोली खत्म हो गई। जलियांवाला बाग नरसंहार कांड के बारे में यह भी कहा जाता है कि 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। हालांकि ब्रिटिश आंकड़ा 379 का था। इस कांड का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, लेकिन अंग्रेजों की बेशर्मी देखिए कि हत्यारे डायर को लंदन में सम्मानित किया गया। हालांकि गुस्से की आग में पंजाब के युवा धधक रहे थे। करीब 21 साल बाद पंजाब का एक युवा उधम सिंह लंदन जाते हैं और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर रहे माइकल डायर को गोली मारकर बदला ले लिया। हालांकि अब हम अपने मूल सवाल पर आते हैं कि आखिर 1947 के बाद की अंग्रेजी हुकूमत दुनिया के इस नरसंहार को लेकर चुप्पी क्यों साध लेती है। इसके बारे में जानकार कहते हैं कि यह अंग्रेजों का दंभ है। उन्हें पता है कि जलियांवाला बाग कांड को लेकर माफ़ी मांगने का अर्थ यह होगा कि उन्हें कई घटनाओं के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जिसके लिए उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत जिम्मेदार थी। इसके साथ ही इसका कानूनी पक्ष ये भी है कि भारत की सरकार पीड़ित परिवारों की तरफ से अदालत में भी जा सकती है। यदि भारतीय पक्ष कानूनी जंग में जीत हासिल करती है तो उसका अर्थ ये होगा कि ब्रिटिश सरकार की साख पर बट्टा लगेगा। यही नहीं, इस तरह की सूरत में दुनिया के उन देशों से भी आवाज़ उठ सकती है जो अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के शिकार थे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।